जी दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सौरभ और आपका स्वागत करता हूं वाईफाई क्विज गुरुकुल के इस यूट्यूब चैनल पे। इस अंक में हम लोग बी एस्टेट के सेट 3 का अभ्यास करेंगे, जो कि आपका मॉक सेट पेपर अभी चल रहा है, जो 100 प्लस चलेगा और हर सब्जेक्ट से संबंधित चलेगा, वो हर विषय। इसमें हम लोग मुख्य रूप से ईवीएस और सीडीपी से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। और इससे पहले टेस्ट पेपर 1 और टेस्ट पेपर 2 जो है ना, चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। तो वहाँ पर आकर के आप BSSTET 100 प्लस सीरीज करके होगा, उसमें आप जाकर के सेट पेपर 1 और सेट पेपर 2 का अभ्यास कर लें, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कम से कम एक ग्रुप में इसे आप शेयर करें, ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिले और हम आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराते रहें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसा योजना बनाएंगे। एकीकृत है, एकीकृत मतलब होता है मतलब 2 से 3 कक्षा जब एक में मिल जाता है उसी को एकीकृत कहा जाता है। तो इसमें क्या, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अलग अध्यापकों का प्रबंधन करेंगे। जब एकीकृत चल रहा है तो उसमें 2 टीचर तो आकर के पढ़ाना तो पॉसिबल है नहीं, तो ये अलग अलग अध्यापकों जो है 2 टीचर एक ही क्लास में आकर के, क्या पॉसिबल है कि एक ही क्लास में स्टूडेंट सब बैठा है, उसमें एकीकृत चल रहा है ईवीएस का, और उसमें क्या 2 आकर पढ़ाना, तो ये पॉसिबल नहीं। इस प्रकार ये गलत है। पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अलग अध्यापक का, यहाँ जिससे कहा अलग अलग अध्यापक, तो ये भी जो है ना ऑप्शन आपका गलत ही है। एक विषय में 2 या 2 से अधिक विषय क्षेत्रों को मिला, यही होता है ना जब कभी कदार आप लोग के साथ में स्कूल में होता होगा, बारिश के समय में जब दो क्लास को एक साथ मिला दिया जाता था, तो उसमें जो कॉमन सब्जेक्ट होता था ना, तो उस कॉमन सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता था। वही है, दोनों में जो सब्जेक्ट मिलेगा ना, वही पूछ रहा है। एक पार्ट में 2 या 2 से अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे फिर उसका अध्ययन कराएंगे। यही आपका आगे जाकर के वहां पे ऑन ग्राउंड पे तो यही तो काम करना है। अलग अलग परियोजनाओं में सभी विषयों को अलग अलग कर देंगे, ऐसा नहीं सब विषय को अलग अलग करके पढ़ाएंगे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इस प्रकार आपका इस तरह से आपका आंसर क्या हो गया, 3 हो गया। हमारे देश के लिए संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था। क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड है, इसलिए यह प्रश्न जो है आपके आने की संभावना इसकी बढ़ जाती है। हमारे देश के संविधान का निर्माण बता रहा था किसके नेतृत्व में बनाया गया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के नेतृत्व में संविधान सभा बनाया गया था। मतलब इसलिए इनको प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब को बनाया गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन नहीं, गांधी जी और सरदार वल्लभ, इनका भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग योगदान है। जब इससे संबंधित हम प्रश्न का अध्ययन करेंगे जीएस सेक्शन में, तो उस समय इसको कवर कर दिया जाएगा। पक्षी अपना घोंसला क्यों बनाते हैं। पक्षी मुख्य रूप से अपना घोंसला क्यों बनाते हैं, ऑप्शन है रहने के लिए। कोई भी पक्षी का प्रॉपर नहीं होता, जैसे बारिश है या बरसात का समय होता है या कभी धूप का समय होता है, उसका पार्टिकुलर प्लेस नहीं है, ठहराव लेते हैं। ये नहीं है कि वहीं पे आएंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो रहने के लिए ये कुछ नहीं है। फिर अंडे देने के लिए, फिर देखिए आप क्या होता है, मौसम से बचने के लिए, मौसम से बचने के लिए अपना घोंसला संबंधित इनमें से कोई नहीं। अंडे देने के लिए वो लोग अपना क्या करते हैं, घोंसला बनाते हैं। तो जैसे मुख्य रूप से अंडे देने के लिए इसलिए घोंसला बनाते हैं क्योंकि घोंसले में अंडा उसका क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। उदाहरण के लिए कौवा, अगर कहिएगा सर वो तो घोंसला नहीं बनाता अंडे देने के लिए, लेकिन वो क्या करता है, दूसरे के घोंसले का इस्तेमाल अपने अंडे के लिए करता है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि सब्जेक्ट जो ऑप्शन है, वो ऑप्शन के भाव को समझना है। ये नहीं कि भावना में आकर के नहीं रहता है या ये करना, इसका नहीं है जी। अब ऑप्शन के भाव, रिक्वायरमेंट समझना है और जो इसमें बेस्ट परफेक्ट है उसको सेलेक्ट करना है। इसमें अंडे देने के लिए इसका राइट आंसर होगा। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। क्या है, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति है ना, वह किस लिए सहायक। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो कि किस लिए सहायक है, यहाँ क्या है, शिक्षार्थी एकीकृत, ऑप्शन को पढ़ेंगे। शिक्षार्थी केंद्रीय उपागमन का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने के लिए, या केंद्रीय उपागमन का पालन करेगा और उसमें जो संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में। अगला देखते हैं, दी गई सूचनाओं और विवरणों से सीखने में। तीसरा है पाठ्य चर्चा के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में। यहाँ क्या, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। एकीकृत प्रकृति जो उसमें क्यों सहायक है, यहाँ क्या है, यह प्रधानाचार्य, ये है प्रधानाचार्य, पाठ्य चर्चा होना चाहिए। क्या है, पाठ्य चर्चा के भार को कम करने और शिक्षार्थियों के सार्थकता पूर्वक रखने में। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, पाठ्य चर्चा के भार को कम करने में और जो शिक्षार्थियों है ना, मतलब शिक्षार्थियों के सार्थकता पूर्वक को कम रखने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। वही ना, एकीकृत प्रकृति तो यही है ना। एकीकृत प्रकृति का मतलब उसमें जो कंबाइनेशन, जो ईवीएस क्या है, ईवीएस मतलब हो गया इन्वायरमेंट और साइंस का मिला जुला रूप है, तो उसी से संबंधित ये प्रश्न था। ईवीएस में मानचित्र कौशल क्या, ईवीएस में जो मानचित्र कौशल है उसकी कोई कौशल होना चाहिए कैसा। तो ऑप्शन देखते हैं, रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है, रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है। तो ईवीएस में मानचित्र कौशल जो होता है ना, मानचित्र में ऐसा कुछ रिकॉर्डिंग का कुछ ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं है मानचित्र का। उसके बाद स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। हाँ, ये लग रहा है कि लैंडस्केप खींचने और कौशल को विकसित कर रहे हैं। लैंडस्केप को भी नहीं है, पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करने। पूर्वानुमान गणना नहीं, मानचित्र में पूर्वानुमान और गणना नहीं लगाया जाता, उसमें एक्यूरेट लगाया जाता है। क्यों, क्योंकि मानचित्र में मुख्य रूप से अक्षांश और देशांतर का इस्तेमाल दूरी मापने के लिए किया जाता है, या उस स्थान
स्थान विशेष के लिए किया जाता है। अगर कहीं जाता है तो अक्षांश देशांतर के हिसाब से, जैसे आपके मोबाइल मैपिंग में आपका लोकेशन जो देखा जाता है, ट्रेस उसी के माध्यम से किया जाता है, वो मैप के माध्यम से जो किया जाता है। तो वह मुख्य रूप से स्थानों के सापेक्ष स्थिति, वह स्थिति की क्या है कि समझ को विकसित करने के लिए मुख्य रूप से ईवीएस में मानचित्र कौशल का इस्तेमाल इसलिए उसमें समझाया जाता है। आगे देखते हैं। पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? पोचमपल्ली हाल ही में न्यूज में रहा था, तो वहां मुख्य रूप से साड़ी के लिए वह न्यूज में वह क्षेत्र रहा था, इसलिए इस प्रश्न के आने की संभावना काफी बढ़ जाती है। तो ये जो पोचमपल्ली है, तो ये पोचमपल्ली मतलब इसका हो जाएगा तेलंगाना, फैक्ट है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है? यूनिक पक्षी एनवायरमेंट से रिलेटेड है, वह उसी के लिए अनुकूल हो जाता है कैक्टस में। तो इसमें जो मुख्य रूप से आ जाएगा शकरखोला, बया की कलचिड़ी, फाक्ता। इसमें ऑप्शन नंबर आप 1 मान लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा आपका फाक्ता। आगे, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है? शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण क्या तात्पर्य है? अपने सामाजिक मापदंड से। कि अगला है क्वेश्चन है कि समाज में बड़ों का सम्मान करना। उसके बाद अगला हम जो देखते हैं कि यह है सामाजिक वातावरण में अनुकूल एवं समायोजन। फिर नेक्स्ट देते हैं सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन। तो इसमें क्वेश्चन को शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण क्या? अपने सामाजिक मानदंड बनाना। समाज का कोई मानदंड अपने हिसाब से नहीं तैयार किया जाता है, क्योंकि सबकी सोच की जो होती है समाज में वो अलग अलग होती है। इसलिए ऐसा कुछ नहीं, अपने हिसाब से समाज को नहीं चलाया जा सकता है। समाज हम में है, मतलब हम समाज में है, समाज हम में नहीं है, तो इसलिए हम सब उसका एक भाग है, समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसलिए सामाजिक मानदंड तो हम नहीं बना सकते इसमें। तो समाज में बड़ों का सम्मान करना, देखिए बड़ों का सम्मान करना अच्छी बात है, लेकिन ये तार्किक रूप से इसका ऐसा कुछ इसमें सूटेबल नहीं कर रहा है। सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन, हाँ यही एक सामाजिक वातावरण के साथ में आप अनुकूल मतलब उस तरीके से रह करके, उसमें समायोजन मतलब अपने आप को उसके अनुकूल ढाल करके सामाजिक वातावरण में की स्थिति में अपने आप को ढाला जाता है, वही समाजीकरण, वही सोसाइटी होता है। तो उसमें सबका बात रखा है, अपने बात भी, दूसरों का बात भी, दूसरे के अच्छे के विषय में, अपने भी अच्छे के विषय में, हालांकि थोड़ा 19-20 हो जाए तो वो सामाजिक स्वस्थ वातावरण वही होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, करेक्ट होना चाहिए। लेकिन अगला देखते हैं, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। ये जरूरी नहीं है एक सामाजिक मानदंड, अगर समाज गलत कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप चुप रहिएगा, नहीं, अगर होता है ना जी, देखते हैं कभी ऐसा कंडीशन आ जाता है कि आपस में विवाद हो जाता है, तो ये थोड़ी है कि जो सामाजिक मानदंड का अगर किसी ने मानदंड बना दिया तो उसको पालन किया जाए, ऐसा कुछ बात नहीं है। वो अनुकूल या समायोजन हम रह सकते हैं, उसके अनुकूल हम एडजस्ट करने का कोशिश कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है, एक शिक्षिका पाठ्य पुस्तक और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने जो है ना, और मुख्य रूप से अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है कि विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना का सीखते हैं। यह उपगमन पर आधारित है या किस उपगमन पर आधारित है? तो यहाँ पे क्या किस उपगमन पर आधारित है? तो देखें, अधिगमन के शास्त्रीय उपगमन की, पुनरावर्तन के सिद्धांत की, अधिगमन के सक्रिय अनुबंधन की, ज्ञान का निर्माण। तो यह मुख्य रूप से आ जाएगा आपका ज्ञान का निर्माण। यह सिद्धांत और अनुबंध जो दिया गया ना, ये कुछ जो थ्योरी पार्ट्स है, अगर आप सबका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो उससे संबंधित भी क्लास जल्दी उपलब्ध कराया जाएगा। हाँ, इससे पहले आप लोग ये करिए कि आप लोग मुख्य रूप से टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। इसका पीडीएफ वहां उपलब्ध है। पीडीएफ से आप वीडियो देखने के बाद उसका अभ्यास कर लीजिए और पीडीएफ को अपने मोबाइल में सेव करके रखिए, ताकि आपको जब जरूरत पड़े तो आप उससे लगातार प्रैक्टिस करते रहें। तो ऐसा अगर आप करते हैं ना, तो आपके लिए काफी उपयोगी होगा और आपकी तैयारी एक अलग लेवल पर हो जाएगी, जहां पर कन्फ्यूजन कुछ नहीं होगा। बस सिलेक्शन और आपके और सिलेक्शन के बीच में वही कन्फ्यूजन जो 5-7 नंबर का हट जाए लगातार, वो प्रैक्टिस से ही संभव है। आगे देखते हैं, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो जो है वह किन किन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? अगला देखें, शारीरिक, संज्ञात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ये है अगला, संवेगात्मक, संज्ञात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। तो मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो मानव विकास के क्षेत्रों में मुख्य रूप से आध्यात्मिक ऐसा कुछ विकास क्षेत्र नहीं है, क्योंकि हर धर्म वर्ग से संबंधित रहता है, तो आध्यात्मिक तो ये चीज नहीं होना चाहिए, वो नहीं होगा। कि मनोवैज्ञानिक, संज्ञात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक, ये जो है इसमें जो हम देखते हैं तो शारीरिक, संज्ञात्मक, तो उसके बाद अगला जो हम देखते हैं क्या आता है, शारीरिक है, फिर आध्यात्मिक ये तो होगा नहीं, संज्ञात्मक और सामाजिक। तो इसमें अब हम देखते हैं कि शारीरिक, संज्ञात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक इसमें है। और इसमें क्या, एक मनोवैज्ञानिक तो बिल्कुल सही है। उसके बाद फिर यहाँ क्या, मानव विकास के क्षेत्रों को शारीरिक स्थिति सबके साथ में ऐसा कुछ है नहीं, तो शारीरिक स्थिति तो चलेगा। तो और उसके बाद फिर संज्ञात्मक है, संवेगात्मक है, सामाजिक स्थिति का कुछ ऐसा कुछ खास नहीं होता है। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को कैसा होना चाहिए? मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस जो होता है ना, शिक्षार्थी जो इंडिविजुअल डिफरेंस को प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को कैसा, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए।
ये ऑप्शन है, लग रहा है आंसर होना चाहिए। कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, कठोर अनुशासन से नहीं होगा, ये नहीं होगा। परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। परीक्षा अगर मान लीजिए 3 महीना 6 महीना 12 अगर सही तरीके से पढ़ाए, प्रॉपर तरीके से पढ़ाने के बाद परीक्षा तो ठीक है, लेकिन सिर्फ परीक्षाओं की संख्या बढ़ाने से ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। अधिगमन की एक समान गति पर बल देना चाहिए। अधिगमन मतलब नियमित रूप से आना है, ये है, ऐसा कुछ तो ऐसा कुछ है नहीं, तो यह सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। इसका जो मुख्य रूप से आंसर नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग जो क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके आंसर को पढ़िए। आंसर लगता है कि सब सही है, लेकिन उसमें जिसका आपका भाव सही आ रहा है वह उसका आंसर आएगा। तो ये नहीं आकर के हम जल्दबाजी में टिक लगा दिया, नहीं, आराम से टाइम दीजिए, आपके पास सफिशिएंट टाइम रहेगा। आप क्वेश्चन को आराम से करके अपने आप को वहां पे रख करके फिर डील करिए, क्योंकि आप लोग भविष्य में शिक्षक बनने जा रहे हैं। तो उसके बाद साथ साथ में मान लीजिए कि अभी बीपीएससी टियर 3 के लिए जो लगातार अभी इसके प्रोसेस के विषय में चल रहा है, तो जो भी स्टूडेंट इसमें खास करके अगर सीटेट और एस्टेट पास हैं तो वो बीपीएससी के लिए एलिजिबल हैं। सीटेट वाले और एस्टेट वाले बीपीएससी के लिए एलिजिबल हैं। तो मुख्य रूप से जो अगर पास हैं तो वो जो है अगर वहां पे बीपीएससी टियर 3 करके 100 प्लस टेस्ट 3 का चलाया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से आपका प्रीवियस ईयर पेपर और एनसीईआरटी के सभी प्रश्नों का संग्रह है। अतः आप अभ्यास कर लें, आपके लिए काफी उपयोगी होगा। यह उन लोगों के लिए जो सीटेट और एस्टेट पास है, नहीं तो अगर जो स्पेशली अभी इस दोनों में नहीं है, वो इस टेस्ट को लगातार देते रहे, वो और इसके प्लेलिस्ट में जितने हैं और जैसा कहा जा रहा है उस तरीके से आप फॉलो करिए, आप भी योग्य हो जाएंगे बीपीएससी एग्जाम में बैठने के लिए। तो ये जो मापदंड है उसको फुलफिल करना बहुत ही जरूरी है। अगला देखते हैं, यहाँ क्वेश्चन जो है क्या क्या, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि, विवेचना जो करता है, जो व्याख्या करता है, उस शिक्षा शास्त्र का दृढ़ विश्वास क्या है। ऑप्शन को देखिए, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कन नहीं करनी चाहिए। यहां पे क्या, तर्कन नहीं करनी चाहिए, मतलब तर्क नहीं करनी चाहिए, तर्क तो करना चाहिए, स्वतंत्र रूप से देना चाहिए, बोल रहा नहीं करनी चाहिए, तो यह तो गलत है। अगला क्या है, बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है। मतलब इसका कोई लेना देना नहीं है, जब तक स्कूल में है तो जिम्मेदारी है, जब नहीं है तो नहीं है, ये गलत है। अगर स्कूल के बाहर क्या हो रहा है तो आपको इस तरह का वातावरण बनाकर के स्टूडेंट के बीच रखना चाहिए, ताकि हमें उसके विषय में पता चले, अगर वो, ताकि हम पढ़ाई के माध्यम से उसको इस तरीके से गाइड कर दें ताकि वह उस सब उसके लिए जो अच्छा है उसको कम से कम इस चीज की समझ आ जाए। शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। शिक्षार्थियों के जो अनुभव होते हैं ना, वह प्रत्यक्ष क्षण महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये तो लग रहा है कि आंसर होगा। अगला देखते हैं, एक शिक्षक को हमेशा कक्षा के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। कक्षा के अनुदेशन का नेतृत्व करना, एक शिक्षक को हमेशा कक्षा के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए, हर कक्षा में जाकर के। ऐसा तो ये आंसर तो ये भी सही है, लेकिन वो उतना तर्कसंगत नहीं है जितना तर्कसंगत शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। इसी से हम विवेचनात्मक यहां विवेचना करते हैं कि मतलब शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों से नहीं कहा जाता है। ये का एक चेकिंग में जब कोई अधिकारी चले जाते हैं, या मान लीजिए कि शिक्षा पदाधिकारी साहब गए, तो वो शिक्षक से नहीं पूछते हैं, वो विद्यार्थियों से पूछते हैं। वो शिक्षार्थियों का मतलब युवा विद्यार्थी, उसके अनुभव पूछते हैं, कैसा पढ़ाई चल रहा है, क्या है, या कुछ पूछना होता है तो उससे, तो वह आपने क्या पढ़ाया है, किस तरीके से उसको गाइड किया, क्या ट्रेंड किया, वही उसका जवाब देता है। तो इसलिए आंसर लग रहा है कि 4 भी होगा, लेकिन सबसे सुटेबल आंसर इसमें ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन को समझना है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसमें जो पूछ रहा है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जो बात कर रहा है, तो यहां क्या है, लघुतरात्मक। वस्तुनिष्ठ मतलब क्या, ऑब्जेक्टिव टाइप का, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न को वस्तुनिष्ठ कहा जाता है। इसमें क्या है, लघुतात्मक प्रश्न ऑब्जेक्टिव है, कि मुक्त रूप वाला प्रश्न ऑब्जेक्टिव है, सत्य एवं असत्य वाला। तो लघुतात्मक ऑब्जेक्टिव मतलब उसी को कहा जाता है, वस्तुनिष्ठ मतलब नहीं कहा जाता, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दें। तो वस्तुनिष्ठ मतलब वस्तुनिष्ठ मतलब लघुतात्मक शॉर्ट क्वेश्चन रहता है। ऑब्जेक्टिव भी आता है उसी में, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन एक लाइन वाला जो आता है लघुतरात्मक, उसमें आ जाता है मुख्य रूप से। शिक्षण से अधिगमन पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। तो इसमें क्या परिवर्तन हो सकता है शिक्षण से अधिगमन पर, यहां देखिए पे, शिक्षण से अधिगमन पर बल देने वाला, शिक्षण जो पढ़ाते लिखाते हैं उसे जो अधिगमन पर बल देने वाला परिवर्तन क्या हो सकता है। ऑप्शन को ध्यानपूर्वक समझिए, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। शिक्षण से अधिगमन जब होता है, मतलब जो पढ़ा रहे हैं उससे जैसे किस तरह से ट्रांसफर हो रहा है पढ़ाई, उस पर देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके। देखिए ये निगेटिव सेंस दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अग्र शिक्षण की तकनीकी अपना करके, अग्र शिक्षण मतलब शिक्षा के पहले ही तकनीकी वगैरह अपना करके, ये है। तो ये ऐसा कुछ ये नहीं है, स्टार्टिंग अग्र शिक्षण तकनीकी नहीं होगा। परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, मतलब कोई फर्स्ट डिवीजन ला रहा है तो वह विद्यार्थी अच्छा है, कोई सेकंड है तो वो सही नहीं है, कोई थर्ड, ऐसा कुछ नहीं है। हाल फिलहाल में 12th फेल मूवी आई है, उसमें जो डीआईजी साहब हैं तो वो 12th क्लास में फेल कर गए थे, तो उस अनुसार से मापदंड नहीं लगाया जा सकता। या आप में वैसे भी कितनों का बहुत कम मार्क्स आया होगा, लेकिन उसके बाद आप लोग कहीं ना कहीं टॉपर रहे होंगे, कहीं ना कहीं अच्छा मार्क्स रहा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। या नहीं भी है तो बीपीएससी में ऐसा कमाल कर दिखाइएगा आप लोग। तो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति स्टार्टिंग से ही हमें ध्यान दीजिएगा तो वो चीज सही हो जाता है। आगे देखते हैं, देखा जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य क्या है। तो इसका फेल होने का तात्पर्य क्या, ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया, ऐसा कोई बात नहीं है। बच्ची को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, प्राइवेट ट्यूशन भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। व्यवस्था फेल हुई, मतलब व्यवस्था फेल हुई, व्यवस्था नहीं व्यवस्था,
वॉय संयुक्त, व्यवस्था फेल, ऑप्शन सी नंबर, व्यवस्था फेल हुई। तो उसके बाद बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं, ये भी गलत है। तो व्यवस्था फेल ही सही है। बच्चा का फेल होना मतलब हुआ शिक्षक के फेल होने के बराबर है, सीधी सी बात। आप लोग टीचर बनने जा रहे हैं, अगर स्टूडेंट फेल हो रहा है, कहीं ना कहीं स्टूडेंट की कमी नहीं, कहीं ना कहीं आप में वो चीज़ की कमी है, आपको वो दूर करना है कि क्यों आखिर में फेल हो रहा है, उसमें मंथन करना है। तो यानी व्यवस्था का फेल होना मतलब सिस्टम का फेल होना, सीधी सी बात है, सिस्टम का फेल होने के बराबर। अगला देखते हैं, समावेशी शिक्षा क्या है। ये सब जो है थ्योरी का पार्ट है। अगर रिस्पांस अच्छा रहा आप सबका, आप लोगों ने अगर हमें प्रोत्साहन किया, चैनल को सब्सक्राइब किए, लाइक करें, ग्रुप में शेयर किए, तो हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा और अच्छे से अच्छे कंटेंट हम उपलब्ध कराते रहेंगे। यूट्यूब पे ऐसे ऐसे चैनल हैं जहां पे हम ये नहीं कह रहे हैं उनका कंटेंट अच्छा नहीं है, लेकिन हम भी उस लेवल पे आप भी अनुभव किए होंगे, आप खुद समझदार हैं, आप कंपेयर करके देखिए क्या कंटेंट में किसी प्रकार की कमी हो रही है, तो उस अनुसार से आपका भी दायित्व बनता है कि आप भी चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ताकि हमारा भी प्रोत्साहन बने और हम आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लाते रहें। लेकिन यहाँ पे देखिए समावेशी शिक्षा, इसका हालांकि थ्योरी है लेकिन बाद में बताएंगे, लेकिन इसको समझ लीजिए शॉर्ट में। समावेशी मतलब क्या होता है, सबका विकास। समावेशी का अर्थ ये होता है इंक्लूसिव एक एजुकेशन है। तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब हुआ हाशिया पे जो अंतिम छोर पर जो कोई आदमी है, अगर उसका भी विकास हुआ तब हुआ कि समावेशी विकास हुआ। ये नहीं है कि आप पढ़ा रहे हैं तो अगर किसी के पास पैसे की कमी है, किसी के पास वह धन अर्थ नहीं दे सकता है, तो आपका दायित्व बनता है एजुकेशन देना, सोसाइटी का दायित्व बनता है उसको एजुकेशन देना, सरकार की नैतिकता बनती है उसको एजुकेशन देना, उसमें उस बच्चे की कोई गलती नहीं है। वही है समावेशी विकास। सबका अंतिम पंक्ति में जो भी लोग खड़े हैं उसका जब विकास हो गया तो मतलब वह समावेशी विकास हुआ। कक्षा में विधिवत्ता का उत्सव मनाती है। इंक्लूसिव शिक्षा क्या, विधिवत्ता का उत्सव मनाती है। अगला देखते हैं, ना गलत है ये भाई। दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा दे। दाखिला सबसे कोई मतलब ही नहीं है। समावेशी ये नहीं जिसके पास नहीं है हम कहेंगे जबरदस्ती उसका एडमिशन कर, जब कठोर प्रक्रिया नहीं कि आपको करना ही पड़ेगा, नहीं भाई, सॉफ्ट रखना पड़ेगा। भारत का संविधान ही लचीला है, ना अंशतः कठोर है अंशतः लचीला है, ज्यादा ना तो स्ट्रिक्ट है ना ज्यादा वो है। यहां तक कि गौतम बुद्ध भी कह चुके हैं कि बिना के तार को इतना मत टाइट कर दो कि उससे आवाज ही ना निकले, और इतना मत टाइट करो कि वह टूट जाए, और इतना मत ही ढीला छोड़ दो कि उससे आवाज ही नहीं निकले। तो कठोर प्रक्रिया तो बात ही नहीं है। हमारा तो ना संस्कृति अलाउ दे रहा है ना संविधान इसको अलाउ कर रहा है, तो ऑप्शन तो यहीं पे कट गया। तथ्यों की शिक्षा मतलब मतारोपण से संबंधित है। तथ्यों की शिक्षा क्या है, यहां पे क्या है, यहाँ क्या है? तथ्यों की शिक्षा मतलब मतारोपण से संबंधित है। तथ्य से शिक्षा हम मत के आधार पर देते हैं, तो ये भी नहीं आंसर लग रहा है। हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने की से संबंधित है। हाशिए पर स्थित वर्गों से, जो हाशिया पर लास्ट छोर पर जो है ना, वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। हाशिए पर स्थित वर्ग से शिक्षकों को सम्मिलित किया जाए, ये भी नहीं है। ऑप्शन तो फिर से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, इसलिए ध्यानपूर्वक करिए। समावेशी इंक्लूसिव, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। ये इन तीनों से कहीं ज्यादा ठीक लग रहा है। कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। जब हम विविधता का उत्सव मनाते हैं, सब तरह का, सब हर वर्ग के टाइप का, हर कमजोर बच्चे को प्रोत्साहन के लिए, या जो अच्छा बच्चा कर रहा है तो उसके लिए हम कुछ ना कुछ उसको विविधता बना उसको मोटिवेट करते हैं, या कुछ इस तरह के इवेंट चलाते हैं, तो वह होता है कक्षा विविधता का जब हम उत्सव मना, जैसे सफाई अभियान बनाया या कहीं पे जागरूक करना या कोई अच्छा खेल में कर रहा है, तो इस तरह का अगर हम उत्सव मनाते हैं तो उससे कहीं ना कहीं समाज में एक अच्छा इंपैक्ट जाता है। जो हाशिया पर जो खड़े स्टूडेंट होते हैं, उसको जो होता है एक वर्ग होता है, तो उसको भी मोटिवेट होता नहीं, शिक्षा से ही कुछ सब तकदीर बदला जा सकता है। याद रखिएगा, कहा भी गया है कि शिक्षा वह चीज है जिसने उसको पा लिया उसने सब कुछ पा लिया है। याद रखिएगा। आगे है, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। यह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की डैश के बारे में यह मुख्य रूप से प्रश्न की डैश के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहे हैं, यहाँ क्या, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने में। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहा है। परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहा है। एक शिक्षक जो ले रहा है कि हम जो क्वेश्चन बना रहे हैं कि वह क्वेश्चन उसके लिए उपयुक्त है कि नहीं, तो यह आप ऑप्शन पढ़िए, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने में। ये तो लग रहा है ये तो सही है, फिर भी आगे पढ़ेंगे। उसके बाद यह प्रश्नों के प्रकार के विषय में, विश्वसनीयता के विषय में कि कोई नहीं। यहाँ क्या, एक शिक्षक जब प्रश्न पत्र बनाता है ना, तो परीक्षण का उसका क्या मापदंड क्या होता है कि संपूर्ण विषय को इसमें शामिल किया गया है कि नहीं। सही बात है। मान लीजिए आप ही को एक टेस्ट पेपर बनाने के लिए कहा जाएगा, तो सारे विषय की पढ़ाई होती है, तो क्या करते हैं, सारा उसमें है कि नहीं, सारा विषय है कि नहीं, ये जो हम पढ़ाए हैं वो सब कंटेंट उसमें उपलब्ध है कि नहीं, तो इस आधार पर उसको बनाया जाता है। अगला देखते हैं। देखा, विद्यालय, यहाँ क्या है, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं। विद्यालय आधारित जो आकलन होता है ना, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर होता है। अगला देखते हैं। थ्योरी को बताया जाएगा। अगर आप सबका रिस्पांस रहेगा थ्योरी संबंधित एक अलग प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, उसमें पूरे थ्योरी को कवर करने कहीं दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है बाह्य, मुख्य रूप से यहाँ जो है बाह्य परीक्षणों की अपेक्षा, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षण अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं।
शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। ऑप्शन तो ठीक लग रहा है अगला। किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे पेड मिलने चाहिए। ऐसा तो कुछ ना है, किसी भी ऐसा नहीं। विद्यालय बड़ा परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा है। विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों, बाह्य है, थोड़ा मिस्टेक प्रिंटिंग आ रहा है ज़्यादा, बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा है, ऐसा भी नहीं है। और आकलन बहुत किफायती अनियमित भी होती है, ये भी सही नहीं। तो इसके अनुसार से यही होना चाहिए। यहाँ जो है बाह्य जो है ना, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षण अपने शिक्षार्थियों की क्षमता बेहतर जानते हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकास को सिद्धांत है? विकास को नहीं होगा, विकास का सिद्धांत है। यहाँ सभी का विकास दर समान नहीं होता। सभी का विकास दर समान नहीं होता, निगेटिव है, नहीं होता ना, सबका विकास दर समान रूप से नहीं होता। यहाँ क्या था, विकास का सिद्धांत पूछ रहा है। विकास हमेशा रेखीय होता है, विकास हमेशा रेखीय बहुमुखी होता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। निम्नलिखित विकास का सिद्धांत, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। और उसके बाद अगला जो होता है, विकास की सभी प्रक्रिया अंतः संबंधित नहीं, ये भी निगेटिव सेंस दे रहा है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, सही बात है। विकास का सिद्धांत क्या, निरंतर कुछ समय बाद विकास थोड़ा वहाँ पे होता है, एक समय आने के बाद। तो विकास हमेशा रेखीय नहीं होता है। तो यहाँ क्या होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। अगला, जब बच्चे की दादी उसे अपनी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। वह किस तो सामाजिक दुश्चिंता होता है, उसके कारण से वह रोने लगता है। दुश्चिंता होता है, उसके कारण से रोने लगता है। संवेगात्मक दुश्चिंता होता है, उसके कारण रोने लगता है। कि अजनबी दुश्चिंता होता है, उसके कारण रोने लगता है। वियोग दुश्चिंता होता है, उसके कारण रोने लगता है। इसमें मुख्य रूप से संवेगात्मक होता है, एक तरह से उसके साथ भावनात्मक जो है ना जुड़ाव रहता है। इसलिए बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से ले लेती है तो बच्चा रोने, तो सब भावनात्मक जो लगाव होता है, देखिएगा छोटे बच्चे का, तो भावनात्मक लगाव होने के कारण जो है संवेगात्मक दुश्चिंता होती है, जिस वजह से बच्चा रोने लगता है। सामाजिक तो उस समय तभी तो बच्चा छोटा, उसको सामाजिकता का क्या मतलब है, तो बहुत बड़ा थ्योरी है तो सामाजिकता का सिद्धांत। तो ये इससे संबंधित तो कुछ है नहीं, अजनबी से कोई मतलब नहीं है, वियोग दुश्चिंता से नहीं है, और ये मुख्य रूप से संवेगात्मक दुश्चिंता होता है जिसके कारण से रोने लगता है। इस तरीके से सेट 3 को कंप्लीट कर दिया गया है। आप लगातार अभ्यास करते रहें, याद रखिए अभ्यास ही सफलता का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए अभ्यास ही आपको सफलता दिलाएगी। लगातार अभ्यास करिएगा तो 1 नंबर 2 नंबर से जो मेरिट में रुकते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा। और इस प्रकार से धन्यवाद।